हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, उत्तराखंड परीक्षावाणी संक्षिप्तकी की एक सीरीज़ हमने शुरू कर रखी है, जिसके अंतर्गत हम उत्तराखंड परीक्षावाणी बुक का पहला चैप्टर अर्थात उत्तराखंड एक संक्षिप्त अवलोकन कवर कर रहे हैं। ये इस सीरीज़ की चौथी वीडियो है। इससे पहले 3 पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि आप जानते हैं कि यूकेपीएससी के जितने भी आगामी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो पटवारी लेखपाल हो, फॉरेस्ट गार्ड हो या आने वाला एक कनिष्ठ सहायक हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए परीक्षावाणी की पूरी बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ये पटवारी लेखपाल पेपर की वजह से हम लोग पहले संक्षिप्त की कवर कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जैसे ये पेपर निपट जाता है तो इसके बाद फॉरेस्ट गार्ड और कनिष्ठ सहायक के रिगार्डिंग हम लोग परीक्षावाणी के सारे चैप्टर्स को इतनी गहनता से और इतने अच्छे से कवर करेंगे कि आपका एक भी पॉइंट यहाँ से नहीं छूटेगा और पूरी की पूरी परीक्षावाणी बुक में कवर करवाऊँगा, जिससे कि आप लोग बहुत ही आसानी से अगर इसे बार बार रिवाइज कर जाते हैं तो 35 के आसपास नंबर ले आएंगे उत्तराखंड में। तो अभी फ़िलहाल संक्षिप्त की देखते हैं और इसमें हम लोग केवल पॉइंट ही पॉइंट कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं, हेल्पफुल लग रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो कि आपका बेस्ड है सैन्य, खेल और पुरस्कार संक्षिप्त पर, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं। पहला है आपका, कुमाऊं क्षेत्र के लोगों से बनी हैदराबाद रेजिमेंट का कुमाऊं रेजिमेंट के नाम से गठन कब किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपका 1788 ईस्वी में बरार के नवाब सलावत खान ने एक आपका रेजिमेंट गठित की थी कुमाऊं के क्षेत्र के लोगों से मिलकर, ठीक है। तो ये रेजिमेंट कहलाई हैदराबाद रेजिमेंट, और इसी को आगे चलकर नाम दिया गया कुमाऊं रेजिमेंट। तो आपसे सीधा क्वेश्चन बनता है, कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब हुआ था? तो आप लोग ध्यान रखेंगे 27 अक्टूबर 1945 को कुमाऊं रेजिमेंट का गठन हुआ। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि कुमाऊं रेजिमेंट का जो प्रारंभिक नाम था, प्रारंभिक रूप था, वो क्या था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे हैदराबाद रेजिमेंट, और 1788 में इसका गठन हुआ था। और यही कारण था कि 1988 में जो आपका कुमाऊं रेजिमेंट है, इसने भारत सरकार ने कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट भी जारी किया था, ठीक है। अब इसका गठन 27 अक्टूबर 1945 को हुआ, लेकिन कहाँ? आगरा में। ध्यान रखें, कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब हुआ? 27 अक्टूबर 1945। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रट लें, ठीक है। कहाँ हुआ? आगरा में हुआ। तो वर्तमान में आपका जो कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय है वो तो आपका अल्मोड़ा में है, रानीखेत में। तो यहाँ कब ट्रांसफ़र किया गया, ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखेंगे। रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से हटाकर रानीखेत अल्मोड़ा कब बनाया गया? 3 साल बाद, अर्थात मई 1948 में, ठीक है। 27 अक्टूबर 1945 को गठन, और मई 1948 में इसका जो कार्यालय है, मुख्यालय है, उसे ट्रांसफ़र कर दिया गया रानीखेत, और वर्तमान में रानीखेत में ही स्थित है, ठीक है। अगला देखते हैं, कुमाऊं रेजिमेंट द्वारा भारतीय सेना को, जो भारतीय थल सेना है, इसको 3 लेफ्टिनेंट जनरल दिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है तो आगे भी पूछा जा सकता है। ये है आपका S.M. श्रीनागेश, K.S. थिमैया और T.N. रैना। तो इन तीनों के नाम आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे देखें, 1947 में भारत पाक युद्ध में कश्मीर हवाई अड्डे की रक्षा करने वाले तथा मरणोपरांत परमवीर चक्र विजेता कौन से वो व्यक्ति हैं उत्तराखंड के, जिन्हें पहला परमवीर चक्र मिला था? तो ध्यान रखेंगे, इनका नाम है मेजर सोमनाथ शर्मा। सीधा क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को पहला परमवीर चक्र मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा। अब इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? देखें, पहला तो ये कि मेजर सोमनाथ शर्मा का संबंध किस रेजिमेंट से था? तो आप लोग ध्यान रखेंगे 4 कुमाऊं रेजिमेंट, ठीक है, यानी कि चौथी कुमाऊं रेजिमेंट से। दूसरा क्वेश्चन, इन्हें किस वर्ष से आपका परमवीर चक्र मिला था? 1947 में। किस युद्ध में? भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध में। और किस कार्य के लिए? कश्मीर हवाई अड्डे की रक्षा करने के लिए। तो ये सारे ही पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। कश्मीर में तैनात थे और भारत पाक युद्ध था 1947 वाला। जबकि अगर आपसे पूछा जाता है दूसरा परमवीर चक्र किसे मिला है, तो ध्यान रखेंगे 1962 के भारत और चीन के युद्ध में लद्दाख में अदम्य साहस का प्रदर्शन करने हेतु मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला है मेजर शैतान सिंह को, और इनका संबंध भी किससे? आपका कुमाऊं रेजिमेंट से, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कुमाऊं रेजिमेंट के 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया है, और आप लोग जानते हैं परमवीर चक्र जो है भारतीय सेना का सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पूछे जा सकते हैं दोनों ही। पहले थे मेजर सोमनाथ शर्मा और दूसरे हैं मेजर शैतान सिंह। और मेजर शैतान सिंह को
1962 वाले युद्ध में मिला है, ये ध्यान रखना। उन्हें 1947 में मिला था, भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन के समय जो युद्ध हुआ था, लेकिन इन्हें 1962 में जब चीन ने आक्रमण किया था तो भारत चीन युद्ध में मिला था, और दोनों को कश्मीर क्षेत्र में लद्दाख में ही मिला है। ठीक है, अगला है, नेक्स्ट देखते हैं, कुमाऊं रेजिमेंट के किन बटालियनों को भारतीय सेना में वीरों में से वीर कहा जाता है? तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है इससे पहले, तो आगे भी बन सकता है। वीरों में से वीर कहा जाता है 13वीं और 15वीं बटालियन को। दोनों विषम संख्या हैं तो आसानी से याद हो सकती हैं, 13-15। ठीक है, तो 13-15 आपकी ऐसी रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट की ऐसी बटालियन है जिन्हें भारतीय सेना में वीरों में से वीर कहा जाता है। नेक्स्ट देखें, गोरखा रेजिमेंट की दूसरी बटालियन से गढ़वाली सैनिकों को लेकर गढ़वाल रेजिमेंट का गठन। अर्थात अभी हमने कुमाऊं रेजिमेंट पढ़ा, अब हम पढ़ें गढ़वाल रेजिमेंट। तो सीधा क्वेश्चन क्या आएगा, गढ़वाल रेजिमेंट का गठन किस वर्ष किया गया था, और डेट के साथ पूछा जाएगा। ध्यान रखें, 5 मई 1887 ईस्वी को गढ़वाल रेजिमेंट का गठन हुआ। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा जो लैंसडाउन छावनी थी जहाँ ये गढ़वाल रेजिमेंट रहती है, उस लैंसडाउन छावनी का नाम बदल कर पुराना नाम कर दिया गया कालो डांडा। ठीक है, तो कालो का डांडा नाम किया गया, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बढ़ जाती है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान रखें। तो देखें, जो आपका गढ़वाल बटालियन है, गढ़वाल रेजिमेंट, इसका गठन गोरखा रेजिमेंट से किया गया है। जब आपका भारत में जो ये अंग्रेज और गोरखा थे, इनके मध्य युद्ध हुआ। ठीक है, ब्रिटिश और गोरखा का मध्य युद्ध 1814-15 में आप लोगों ने सुना होगा। और इसके बाद अंग्रेज़ों ने अल्मोड़ा को जीत लिया था, और अंग्रेज़ों ने पूरा का पूरा उत्तराखंड जीत लिया था गोरखों से। तो यहाँ पर 27 अप्रैल 1815 को एक संधि भी हुई थी। ठीक है, तो इसी समय की ये बात है। जो आपका गोरखा थे, इनके युद्ध कला से या फिर इनके साहस को देखकर अंग्रेज इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि इन्होंने गोरखाओं को मिलाकर एक बटालियन तैयार कर ली, जिसे 2 बटालियन यहाँ पे तैयार की, पहली गोरखा बटालियन और दूसरी गोरखा बटालियन या दूसरी गोरखा रेजिमेंट। इन्हीं में से जो दूसरी गोरखा रेजिमेंट थी, द्वितीय बटालियन, तो इसी दूसरी बटालियन से आपका कुछ गढ़वाली सैनिकों को, जो गढ़वाली सैनिक उसमें मिक्स थे गोरखाओं के अतिरिक्त, इन्हें लेकर क्या किया गया, एक नई रेजिमेंट गठित कर दी गई, जिसे नाम दिया गया गढ़वाल रेजिमेंट। ठीक है, शुरुआती नाम इसका गढ़वाल रेजिमेंट नहीं था। शुरुआत में जब इसका गठन हुआ तो इसका नाम किया गया था क्या, तीसरी कुमाऊं रेजिमेंट। कारण क्या है कि गढ़वाल गोरखा जो रेजिमेंट है, इस गोरखा रेजिमेंट की दूसरी बटालियन से कुछ सैनिकों को, गढ़वाली सैनिकों को निकालकर इस बटालियन का निर्माण किया गया। इसलिए 2 बटालियन आपकी ये होगी और तीसरी बटालियन होगी ये, इसे नाम दिया गया तीसरी कुमाऊं रेजिमेंट। ठीक है, तो आपसे सीधा यहाँ से क्वेश्चन बनता है, गढ़वाल रेजिमेंट का गठन कब हुआ? ध्यान रखेंगे 5 मई 1887 को। कहाँ गठित हुई थी? अल्मोड़ा में, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि 27 अप्रैल 1815 ईस्वी को अंग्रेजों ने अल्मोड़ा जीत लिया था इन गोरखों से। ठीक है, तो वहीं पर आपकी संधि हुई और उसके बाद ही यहीं पर इसका गठन भी हुआ था। अगला, वर्तमान में आप लोग जानते हैं कि ये लैंसडाउन का नाम बदल के कालो डांडा किया गया है। तो अर्थात जो गढ़वाल रेजिमेंट है लैंसडाउन में स्थित है, लेकिन गठन तो इसका अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि किस वर्ष आपका गढ़वाल रेजिमेंट को अल्मोड़ा से लैंसडाउन में शिफ्ट किया गया? तो गढ़वाल रेजिमेंट हेतु कालो डांडा पौड़ी में, ठीक है, कालो डांडा अर्थात जो वर्तमान में लैंसडाउन था, तो कालो डांडा पौड़ी में छावनी बनाने का कार्य शुरू किया गया 4 नवंबर 1887 ईस्वी को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि कब शुरू किया गया था, पूछा जाएगा, तो ध्यान रखेंगे 4 नवंबर 1887 को यहाँ पे जो छावनी का कार्य है वो शुरू हो गया था। और जो आपका ये गढ़वाली रेजिमेंट है, इसे अल्मोड़ा से यहाँ पे स्थानांतरित कर दिया गया था। कालो डांडा छावनी को लैंसडाउन नाम कब दिया गया? जैसा कि आप जानते हैं अभी वर्तमान में लैंसडाउन से दोबारा कालो डांडा किया जा रहा है, तो लैंसडाउन नाम दिया गया होगा, तो ये भी पूछा जाता है। तो आपने पढ़ा होगा कि 1888 से 94 के बीच, 94 के बीच एक भारत के वायसराय थे लॉर्ड लैंसडाउन। ठीक है, तो लॉर्ड लैंसडाउन आपका गढ़वाल पर आए थे, यहाँ पे लैंसडाउन छावनी को देखने के लिए, इसमें रेगुलेशन के लिए आए थे। तो इन्हीं के नाम पर जब ये आए 1890 में, इनके नाम पर इस कालो डांडा छावनी का नाम लैंसडाउन छावनी कर दिया गया था। इसीलिए वर्तमान में इसका नाम फिर से क्या कर दिया जा रहा है, कालो का डांडा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे किस वर्ष, 1890 में। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बनने की संभावना ज़्यादा है, किस वर्ष आपका लैंसडाउन छावनी का नाम लैंसडाउन किया गया, तो ध्यान रखेंगे 1890 में। अगला है, अब जो ये आपका गढ़वाल रेजिमेंट है, इसका प्रारंभिक नाम तो तीसरी कुमाऊं रेजिमेंट था। तो गढ़वाल राइफल्स या गढ़वाल रेजिमेंट ये कैसे बनी, तो इस पर बात कर लेते हैं। देखिए 1890 में इसे लैंसडाउन छावनी नाम दे दिया गया। उसी के अगले वर्ष क्या होता है, आपका जो बर्मा है, म्यांमार वाला क्षेत्र, यहाँ पर चीनी लोग युद्ध कर देते हैं। ठीक है, यानी कि आक्रमण करते हैं। तो चीनियों के खिलाफ युद्ध करने के लिए एक
रेजिमेंट का गठन किया जाता है, जो कि आपका जो अभी पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश वाला पूरा क्षेत्र है उस समय भारत में ही था। तो जो ऐसी बटालियन का गठन किया जाता है जो कि यहाँ जाकर बंगाल के आसपास जाकर इन चीनियों से युद्ध कर सके, यानी कि म्यांमार सीमा पर। इसीलिए इस बटालियन का नाम रखा गया 39वीं गढ़वाली रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री थी। तो ये गढ़वाली रेजिमेंट, ठीक है, यानी गढ़वाल के सैनिकों और गोरखा सैनिकों से मिलकर बनी थी, लेकिन इसने युद्ध कहाँ करना था? बंगाल में जाकर। किसके खिलाफ? चीनियों के खिलाफ, जो कि बर्मा युद्ध कहलाए। तो इसीलिए गढ़वाली रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री का गठन कब हुआ था? 1891 में। इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये युद्ध करने जाते हैं और उसके बाद युद्ध में जीत जाते हैं, ठीक है। युद्ध में जीतने के बाद जैसे ही वापस आए 1892 में, तो इन्हें सम्मान दिया गया और इनकी बटालियन का नाम बदल कर दिया गया प्रथम बटालियन 39 गढ़वाल राइफल्स, ठीक है। तो इसे प्रथम बटालियन का एक तरीके से खिताब मिल गया। तो इसका नाम किस वर्ष प्रथम बटालियन 39 गढ़वाल राइफल्स हो गया? 1892 में। इसके बाद आपका 1921 में 1921 ईस्वी में प्रथम बटालियन 39 गढ़वाल राइफल्स जो गठित की गई थी, इसे रॉयल खिताब दिया जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट द्वारा, जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इसके द्वारा रॉयल खिताब दिया गया और इसका नाम बदल कर दिया गया 39वीं रॉयल गढ़वाल राइफल्स। रॉयल खिताब मिलने के बाद यहाँ पे रॉयल जुड़ गया, बाकी वैसा ही रहा 39वीं रॉयल गढ़वाल राइफल। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो प्रथम गढ़वाल रेजिमेंट थी, इसका नाम बदलकर रॉयल गढ़वाल राइफल्स कब किया गया, यानी कि रॉयल खिताब कब मिला? तो ध्यान रखेंगे 1921 में, ठीक है। नेक्स्ट ईयर 1922 ईस्वी में इसे एक और नाम दिया गया, 39 हटाकर 18वीं रॉयल गढ़वाल राइफल्स इसे नाम दे दिया गया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन आप लोग याद रखेंगे, क्या पता कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 1922 में इसे नाम दे दिया गया 18वीं रॉयल गढ़वाल राइफल्स। इसके बाद 1945 में 1945 ईस्वी में इसे नाम दिया गया रॉयल गढ़वाल राइफल्स। कोई सीक्वेंस नहीं, कोई सीरीज़ नहीं, यानी कि ना 39वां, ना 18वां, ना कोई और, ऐसे सीधे नाम दे दिया गया रॉयल गढ़वाल राइफल्स। लेकिन इसके 2 ही साल बाद आपका भारत आज़ाद हो जाता है, स्वतंत्र हो गया। तो आप स्वतंत्रता के बाद क्या किया गया? जो रॉयल शब्द था, ये रॉयल शब्द प्रतीक था ब्रिटिशर्स का, ठीक है। जो आपके अंग्रेज हैं, ब्रिटिश जिनने इतने साल गुलाम बनाया, तो उनका प्रतीक था, इसलिए इस शब्द को हटा दिया गया और इसका नाम हो गया केवल गढ़वाल राइफल्स, ठीक। तो आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है, इस प्रकार के क्वेश्चन पहले बने हुए हैं कि गढ़वाल राइफल्स को गढ़वाल राइफल्स नाम किस वर्ष मिला? तो ध्यान रखेंगे स्वतंत्रता के बाद। अब नेक्स्ट देख लेते हैं पेशावर कांड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, ठीक है, सभी लोग जानते हैं क्या है कैसा है। तो देखिए पेशावर कांड सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से पूछी जाने वाली, कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे डेट के साथ 23 अप्रैल 1930 को आपका पेशावर कांड हुआ था। पेशावर कांड के नायक किसे कहा जाता है? तो पेशावर कांड के नायक के रूप में जाना जाता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में पेशावर कांड हुआ था। अब क्या था ये पेशावर कांड, इसे एक बार समझ लेते हैं हल्की सी पृष्ठभूमि। तो देखिए ऐसा था कि आपका जो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, क्योंकि भारत और भारत के साथ साथ उसका सीमावर्ती पाकिस्तान तो उस समय भारत में ही सम्मिलित था, भारत आज़ाद हुआ नहीं था, 1930 की ये बात है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भारत पाकिस्तान की सीमा के समीप का क्षेत्र है, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों का बॉर्डर है, ठीक है। तो उस क्षेत्र में कुछ लोग खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे थे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध। अब ये सीमांत क्षेत्र में आंदोलन कर रहे थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो सीमांत गांधी के नेतृत्व में ये लोग आंदोलन कर रहे थे। इसे लाल कुर्ती आंदोलन का नाम दिया था, क्योंकि ये लोग लाल कुर्ती पहनते थे, इस टाइप का कुछ, ठीक है। तो लाल कुर्ती आंदोलन इनके नेतृत्व में चल रहा था, इसीलिए इन पर नियंत्रण रखने के लिए, जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा देहरादून में आंदोलन चल रहा है, सत्याग्रह चल रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत की है बच्चों ने, और बच्चों के साथ बहुत ही प्यार से बिल्कुल ऐसे खिलवाड़ कर जा रहे हैं लोग जैसे खिलौना है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इनके साथ धोखाधड़ी हुई है, परेशान कर दिया है बच्चों को, और बच्चों का फ्यूचर जो है बिल्कुल अंधकार में चला गया है। लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग। आपने देखा होगा एक भी ना कोई विधायक, ना कोई नेता, ना हमारे मुख्यमंत्री, जिनके अधीन पूरा का पूरा राज्य दिया गया, जिनकी जिम्मेदारी में, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता भैया। कोई सामने नहीं आया, किसी ने एक बार ये नहीं कहा कि भैया लोग इतने परेशान हैं, युवा कई दूर दूर से आके, कोई पिथौरागढ़ से आ रहा है, कोई चंपावत से आ रहा है, ठीक है। इतनी दूर से युवा आकर यहाँ पे रात दिन रोडों में बैठे हैं, भूखे प्यासे पड़े हैं, और उन पर लाठियाँ बरसा दे रहे हैं। लेकिन एक बार भी किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई हमारी जिम्मेदारी बनती है, राज्य हमारे अधीन है, ये हमारे लोग हैं, इन्होंने ही वोट देकर हमें यहाँ पहुँचा है, तो हम लोग एक बार इनसे प्रत्यक्ष होकर इनके सामने बात कर लें कि भाई समस्या क्या है और इसे कैसे सुलझाया जा सकता है। लेकिन नहीं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। अंधी सरकार हो गई है, गूंगी बहरी सरकार है, ठीक है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा ही उस समय भी था। ब्रिटिश उस टाइम तो बहुत ज़्यादा कंडीशनें ख़राब थी, लेकिन अभी भी कोई अंतर नहीं है। हमें नहीं लगता कि हम आज़ाद हो गए अच्छे से, ये केवल नाम की जो आज़ादी मिली है, इसमें होना वैसा ही है सब कुछ। खैर जो भी है वो दूसरा मैटर है।
तो खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में, सीमांत गांधी के नेतृत्व में आपका अफगानिस्तान की सीमा पर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा वाले क्षेत्र में आंदोलन चल रहा था। तो इन पर नियंत्रण करने के लिए गढ़वाल रेजिमेंट के 2/18 जो बटालियन थी इसको यहाँ पर तैनात किया गया था। और इसका नेतृत्व कौन कौन कर रहे थे? ये वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी। ठीक है, अब यहाँ पर किस्सा खानी बाजार में जब ये सेना तैनात थी तो सुबह थोड़ा सा उग्र आंदोलन हुआ। तो इन्होंने, इनके जो कमांडर थे उसका नाम था रिकेट, ये याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, कमांडर था रिकेट। रिकेट ने ऑर्डर दिया फायर करने के लिए, लेकिन यहाँ पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली इसके ऑर्डर की अवहेलना करते हुए कहते हैं गढ़वाली सीज फायर। ठीक है, यानी कि गढ़वाली से फायर करने के लिए मना कर देते हैं और ये लोग निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली नहीं चलाते हैं। जबकि इन्हें ये पता था कि अगर हमने अंग्रेज़ी सरकार की अवहेलना की तो हमें बहुत कड़े कारावास की सज़ा हो सकती है, हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलनी हो सकती हैं। लेकिन इन्होंने इस बात की परवाह नहीं की, हिम्मत दिखाई और क्या किया, यहाँ पर इनका विरोध कर दिया कि हम निहत्थे अफगानों पर गोली नहीं चलाएंगे। और इसी कारण से इन्हें जेल में रहना पड़ा था वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को 11 वर्ष 3 माह 18 दिन। ठीक है, लेकिन दुख की बात है कि वर्तमान समय में जब भारत आज़ाद है, सबको स्वतंत्रता है, सबको अपने विचार अभिव्यक्ति की सब चीज़ की स्वतंत्रता संविधान ने दे रखी है, लेकिन अभी कोई ऐसा वीर हमें देखने को यहाँ नहीं मिलता है। पुलिस वालों ने बिल्कुल ऐसा लग रहा था उन्हें देख के कि भैया ये तो ताक में थे, फिराक में थे कि कैसे ऊपर से कोई ऑर्डर दे दे और हल्की सी हिंट दे दे और हम इनके बिल्कुल मार पीट के इनकी हड्डियाँ तोड़ दे बच्चों की, बिल्कुल ऐसे फिराक में थे। उन्हें देख के यही लग रहा था। आज के टाइम पर इनकी तमीज़ नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो इस तरीके के निर्णय ले सके कि भैया नहीं, अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, भले हमारी नौकरी चले जाए, भले हमारी ज़िंदगी चले जाए, गलत का सपोर्ट नहीं करेंगे। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता यार, अपना पैसा कमाना है, अपना खाना है और अधिक से अधिक खाना है, बस यही इन लोगों का होड़ है। ठीक है, तो ऐसे लोग हैं आजकल, लेकिन उस टाइम पे थे भाई, अच्छे हैं। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने जो वहाँ पे प्रदर्शन किया, इससे काफ़ी प्रभावित हुए थे हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं। इनमें से एक थे मोतीलाल नेहरू जी, जिन्होंने इसी 23 अप्रैल के दिन, ध्यान रखेंगे 23 अप्रैल को गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की। सीधा क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे कि पेशावर कांड 23 अप्रैल 1930 वाला पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी? मोतीलाल नेहरू जी ने। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट इनके बारे में आता है। एक कथन है, मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कब का स्वतंत्र हो गया होता। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, इस प्रकार के क्वेश्चन यूकेपीएससी बना देता है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कब का स्वतंत्र हो गया होता। कथन किसका है? तो ध्यान रखेंगे ये महात्मा गांधी का कथन है, जो कि इन्होंने पेशावर कांड के समय इससे प्रभावित होकर कहा था। ठीक है, जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हैं, इनके नाम के आगे वीर शब्द जुड़ गया, इनकी वीर की उपाधि जुड़ गई और इनसे ही प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने ये वाक्य जो है कथन इनके बारे में कहा था। तो ध्यान रखेंगे। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रथम गढ़वाल राइफल्स के नायकों को विक्टोरिया क्रॉस भी मिला था। ये आप सभी लोग जानते होंगे, 2 लोगों को मिला है। तो ध्यान रखेंगे, कुल 8 भारतीयों को मिला हुआ था, इनमें से 2 आपके इस उत्तराखंड क्षेत्र से थे और वो हैं आपके, इनमें से अगर हम पहले की बात करें तो पहले थे दरबान सिंह नेगी जी। और ये जो दरबान सिंह नेगी थी, इन्हें मिले 1914 में। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के समय मिला है, तो 1914 में मिला है। और ये कहाँ पर तैनात थे? फेस्टवर्ट फ्रांस में। दोनों ही फ्रांस में तैनात थे। इनकी ड्यूटी थी आपकी फेस्टवर्ट में, जबकि गब्बर सिंह जो दूसरे, उनकी ड्यूटी आपकी न्यू चैपल में थी, उसे हम आगे कवर करेंगे। ठीक है, तो फेस्टवर्ट फ्रांस में ये तैनात थे और इनके अच्छे प्रदर्शन को देखकर कहा जाता है कि वहीं फील्ड में ही इनके प्रदर्शन को देखकर वहीं पर इन्हें पुरस्कार दे दिया गया था और इनकी काफ़ी तारीफ हुई थी। तो विक्टोरिया क्रॉस पहला मिला दरबान सिंह नेगी जी को, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जब भी आप घर में प्रवेश करते हैं ना, सबसे पहले आता है आपका दरवाज़ा, यानी कि देहली आती है, देहली, तो दरवाजे से याद करेंगे दरबान सिंह नेगी को पहले मिला। ठीक, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं कि पहले किसे मिला। तो पहले दिल्ली है, फिर उसके बाद अंदर गब्बर मिलेगा आपको। दूसरा मिला गब्बर सिंह को। गब्बर सिंह को भी आपका गब्बर सिंह को एक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि मरणोपरांत मिला है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना कुछ इस तरीके से होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहला विक्टोरिया क्रॉस किसको मिला था, तो पहला अगर आपसे पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे ये दरबान सिंह जी को मिला था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि मरणोपरांत पहला विक्टोरिया क्रॉस किसे दिया गया, तब आप लोग ध्यान रखेंगे ये गब्बर सिंह को मिला है। ठीक है, तो ये आप डिफरेंस यहाँ पे बनाए रखें। तो देखें, इनको जो मिला है 1915 में मिला है, यानी कि अगले वर्ष, और मरणोपरांत मिला था और इनकी तैनाती थी न्यू चैपल फ्रांस में ही। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, 1971 में जब आपका भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था, तो भारत पाक युद्ध में यहाँ के
जो गढ़वाल राइफल्स के एक कैप्टन थे, कैप्टन सीएन सिंह, इनको भी एक पुरस्कार मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि अपने आप में ये भारतीय सेना का एक सर्वोच्च सम्मान में से एक है। ठीक है, तो कैप्टन सीएन सिंह को कौन सा सम्मान मिला था, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान रखेंगे 1971 के भारत पाक युद्ध में कैप्टन सीएन सिंह को सम्मान मिला था, और कौन सा मिला था, महावीर चक्र मिला है। ठीक है, तो क्या सम्मान मिला, किसको मिला, कब मिला, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो सबको आप लोग लिंक करके रखें। अगला देखें, गढ़वाल के राजा महीपति शाह, इनके प्रमुख सेनापति थे जिन्हें गर्वभंजक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो गर्वभंजक के नाम से किसे जाना जाता है, ये क्वेश्चन पहले बन चुका है, ध्यान रखेंगे। भड़ भंडारी माधो सिंह, तो माधो सिंह को जाना जाता है आपका, माधो सिंह भंडारी जी को गर्वभंजक के नाम से, जो कि गढ़वाल के महाराजा महीपति शाह के एक प्रमुख सेनापति थे। आपने पढ़ा होगा महीपति शाह के 3 सेनापति थे। ठीक है, ये बनवारी दास जी, लोधी खुला और माधो सिंह भंडारी। तो माधो सिंह भंडारी को गर्वभंजक कहा जाता है। जबकि यहीं से एक हल्का सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, गर्वभंजन किसे कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक है गर्वभंजक, गर्वभंजक हैं आपके कौन, ये माधो सिंह भंडारी, और जबकि आपसे पूछा जाता है अगर गर्वभंजन के नाम से किसे जाना जाता है, तो ध्यान रखेंगे महीपति शाह को गर्वभंजन कहा जाता है। ठीक, अगला देखें, राज्य में कुल सैन्य छावनी परिषद कितने हैं, तो 9 हैं सैन्य छावनी परिषद, और उन 9 की 9 के लिए हम एक नई वीडियो लेकर आएंगे, उसमें हम पूरे 9 के 9 कवर करेंगे, तरीका बताएंगे कि कैसे आप लोग याद रख सकते हैं, और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन सी छावनी से बनते हैं, उन सबको कवर करेंगे, इसलिए उसके लिए एक अलग वीडियो आएगी। ठीक है, आप यहाँ पे ये ध्यान रखें कि राज्य में कुल 9 सैन्य छावनी परिषद। भारतीय सेना का प्रतिष्ठित बंगाल सैपर्स एंड माइनर्स का ग्रुप और सेंटर कहाँ स्थित है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे। जो भारतीय सेना का प्रतिष्ठित बंगाल सैपर्स एंड माइनर्स का ग्रुप और सेंटर है, ये आपका रुड़की छावनी में है, और रुड़की छावनी की स्थापना 1853 में हुई थी, और उसी वर्ष इसकी भी स्थापना इसमें की गई थी। तो ध्यान रखेंगे, रुड़की छावनी में बंगाल सैपर्स एंड माइनर्स। अगला देखें, टिपिन टॉप कहाँ स्थित है, तो टिपिन टॉप आपका लैंसडाउन छावनी में स्थित एक स्थल है, पर्यटक स्थल टाइप का, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाता है, इसी के साथ आप ध्यान रखेंगे, हिमालय का टिपिन टॉप कहाँ स्थित है। ठीक है, हिमालय का टिपिन टॉप कहाँ जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कहाँ है, ये है आपका तपोवन, और कौन सा तपोवन, जो आपका चमोली में है। ठीक है, सॉरी, ये उत्तरकाशी में, जो उत्तरकाशी में तपोवन है, ये गोमुख से दक्षिण में, गोमुख से नीचे, तो वहाँ पर है आपका हिमालय का टिपिन टॉप। अगला देखें, भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना, अब बात आ गई है IMA, यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इसका नाम सभी ने सुना होगा, IMA देहरादून, ठीक है, कई बार सुना होगा। तो 2 कॉलेज हैं देहरादून में ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक है आपका IMA, दूसरा है आपका IMC, यानी कि इंडियन मिलिट्री कॉलेज। ठीक, ये नेशनल इंडियन मिलिट्री कॉलेज है वैसे, तो इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला देखें, भारतीय सैन्य अकादमी यानी कि IMA की स्थापना, तो IMA की स्थापना कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1932 को, इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, कहाँ है, देहरादून में स्थित है, सबको पता है। किसने इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना का श्रेय दिया जाता है मार्शल सर फिलिप चैटवुड बर्ट को। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखें। अगर यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है जो कि यूके SSC पहले पूछ चुका है, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय सैन्य अकादमी अर्थात IMA का उद्घाटन कब किया गया था, तो आप लोग ध्यान रखें, इसी 1932 वर्ष में 10 दिसंबर को। ठीक है, वर्ष 1932 में 10 दिसंबर को आपका इसका उद्घाटन हुआ था, जबकि स्थापना होगी थी 1 अक्टूबर 1932 को, अर्थात 2 महीने के बाद लगभग इसका उद्घाटन हुआ है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखें कि क्वेश्चन क्या बना हुआ है। नेक्स्ट देखें, राज्य खेल नीति की घोषणा, तो राज्य खेल नीति की घोषणा किस वर्ष की गई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। 16 जनवरी 2006 को आपकी जो हमारा उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड राज्य के लिए एक नई खेल नीति की घोषणा की गई थी। अगला देखें, खेल अकादमी, तो खेल अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है, देहरादून में की गई है, और किस वर्ष की गई है, 2001 में। तो खेल अकादमी 2001 में बन गई थी, जबकि खेल नीति आई 2006 में, 16 जनवरी को। ठीक है, अगला है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, इसके बारे में हमने पहले भी वीडियो में बात कर चुके हैं हम लोग। तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, जिसे आपका निम कहा जाता है, यानी कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ये आपका उत्तरकाशी में स्थित है। स्थापना हुई थी इसकी 14 नवंबर 1965 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कर कमलों के द्वारा। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और आप लोग ये ध्यान रखें कि उत्तराखंड में जो क्लाइंबिंग है, हिल क्लाइंबिंग, इससे संबंधित सबसे बड़ा जो संस्थान है, सबसे प्रतिष्ठित, वो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ही है। और इस बार आपका जो नेशनल हिल क्लाइंबिंग चैंपियनशिप हुई थी, यहीं आयोजित की गई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखें, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखेंगे देहरादून में है।
अगला हरी सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज, तो आपको पता होगा जो हरी सिंह थापा जी हैं ये मुक्केबाज हैं, बॉक्सर हैं और कहाँ के हैं, पिथौरागढ़ के। तो इनके नाम से जो स्पोर्ट्स कॉलेज बना हुआ है ये लेलू पिथौरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट देखें, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। अब आप लोग ध्यान रखेंगे कि उत्तराखंड में हमारे पास कितने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय की बात आएगी तो ध्यान रखेंगे 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम उत्तराखंड में हैं। पहला है आपका राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और दूसरा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। दोनों अलग अलग जगह स्थित हैं। तो देख लेते हैं इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो पहला आता है आपका राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ये स्थित है आपका रायपुर देहरादून में, ठीक है। और ये आपका ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है जहां पर एक बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो चुका है। तो आपसे पूछा जाएगा राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किस किस के बीच हुआ था। तीनों आप ध्यान रखेंगे कब हुआ है, 3 से 7 जून 2018 को। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब हुआ, 2018 में, ठीक है, 3 से 7 जून को। और ये किस किस के मध्य हुआ था, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मध्य। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, ये भी, इसे भी ध्यान रखेंगे। अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मध्य पहला मैच जो हुआ अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंड में, ये आपका 7 जून 2018 तक हुआ था। और कहाँ, रायपुर देहरादून में स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। दूसरा है आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम या खेल स्टेडियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये केवल क्रिकेट के लिए नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें अन्य भी हैं, ठीक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम ये कहाँ स्थित है, हल्द्वानी में। और इसकी स्थापना कब हो रही है आपका, ये हुई है 18 दिसंबर 2016 को। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के स्टेडियम हैं, 2 ही हैं केवल, तो इनको दोनों को ही याद रखेंगे। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम आपका हल्द्वानी में है, 18 दिसंबर 2016 को स्थापना। और इसके अंतर्गत क्या क्या है, ये खेल स्टेडियम क्यों कहा मैंने, क्योंकि यहाँ पर एक एक क्रिकेट मैदान है, फुटबॉल मैदान, हॉकी मैदान, बैडमिंटन कोर्ट, लॉन टेनिस कोर्ट, बॉक्सिंग रिंग, स्विमिंग पूल और रनिंग ट्रैक, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो इतने सारे गेम्स यहाँ पर संभव हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको हमने केवल क्रिकेट स्टेडियम ना करके खेल स्टेडियम कहा। अगला देखें, जल क्रीड़ा एवं साहसिक खेल अकादमी। तो आप लोग जानते हैं भैया जल क्रीड़ा के लिए सबसे बेस्ट स्थल हमारे पास कौन सा है, हमारे राज्य की सबसे बड़ी झील अर्थात टिहरी झील। तो टिहरी, कोटी टिहरी में ही आपका स्थित है जल क्रीड़ा एवं साहसिक खेल अकादमी। और इसकी स्थापना कब हुई है, वर्ष 2014 में, ठीक है, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका दून फुटबॉल अकेडमी, यानी कि DFA करके जाना जाता है। तो DFA करके ही ये फेमस है। तो अगर आपका एग्जाम में ऐसा पूछ दिया जाता है कि DFA कहाँ स्थित है, ठीक है, फुटबॉल से संबंधित DFA, तब आप लोगों के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैंने कवर कर दिया। वरना तो आप लोग दून देखते ही लगा देंगे कहाँ स्थित है करके। तो ध्यान रखें DFA या दून फुटबॉल अकेडमी जो है ये नेहरू ग्राम देहरादून में स्थित है। अगला है आपका राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जैसा कि अभी मैंने बताया था ऊपर, जहाँ हमने IMA कवर किया था वहीं पर मैंने बताया था IMC, ठीक है। यह आपका नेशनल इंडियन मिलिट्री कॉलेज यानी कि NIMC से कहा जाता है। ये आपका कब स्थापित हुआ, 1 मार्च 1922 को। IMA की स्थापना कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1932 को। तो आप लोग दोनों में कन्फ्यूजन ना करेंगे, ठीक है, दोनों में आप लोग बिल्कुल क्लियर डिफरेंस रखें। NIMC यानी कि इंडियन मिलिट्री कॉलेज जो है, कॉलेज की स्थापना 1 मार्च 1922 को हो गई थी पहले ही, और आपका IMA की स्थापना 1932 में हुई, ठीक है। तो ये भी देहरादून में ही स्थित है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसकी स्थापना किसने की, ड्यूक ऑफ विंडसर अर्थात प्रिंस ऑफ वेल्स, जो आपके वेल्स के प्रिंस थे ड्यूक ऑफ विंडसर नाम से, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि पहले बना हुआ है, सीधा क्वेश्चन बनता है कि राज्य में सर्वाधिक जो आपके खेल के मैदान है, खेल के मैदानों वाला स्टेडियम कौन सा है, ठीक है, तो या फिर कॉलेज कौन सा है। तो ध्यान रखेंगे IMC या NIMC। तो यहाँ पर क्या है, 7 फुटबॉल के मैदान हैं, 3 क्रिकेट मैदान हैं, 3 स्क्वैश पूल, 3 बास्केटबॉल कोर्ट और 1 जिम्नास्टिक सेंटर। तो इतने ज़्यादा खेल के मैदान हैं। तो सर्वाधिक खेल मैदानों वाला जो कॉलेज है वो कौन सा है, ये है आपका राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। अगला है एशिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम कौन सा है, पूछा जा सकता है और पहले तो कई बार पूछा भी गया है। तो ध्यान रखेंगे एशिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है रांसी स्टेडियम, जो कि आपका पड़ता है पौड़ी जनपद में, ठीक है। अगला है फुटबॉलर राम बहादुर छेत्री को जाना जाता है। 2 लोग हैं उत्तराखंड के जो फुटबॉल से संबंधित हैं और जिन्हें आपका कुछ स्पेशल उपाधि दी गई है। तो ध्यान रखें, एक हैं आपका राम बहादुर छेत्री जी और दूसरे हैं त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी, ठीक है। तो जो राम बहादुर छेत्री हैं इन्हें कहा जाता है चाइना बॉल,
तो चाइना बॉल के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? राम बहादुर छेत्री जी को। जबकि त्रिलोक सिंह बसेड़ा लंबा नाम है, तो इनको आप लोग ध्यान रखेंगे, इन्हें नाम दिया गया आयरन बॉल ऑफ इंडिया। तो आयरन बॉल ऑफ इंडिया एक लंबा सा नाम है, किसे दिया गया? त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी को। ये पिथौरागढ़ के जो आपका डीडीहाट तहसील के अंतर्गत आता है एक क्षेत्र, यहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है। त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी देवलथला आप लोग कह सकते हैं, तो यहाँ के क्षेत्र के रहने वाले हैं पिथौरागढ़ के। जबकि राम बहादुर छेत्री जी, इनको चाइना बॉल के नाम से जाना जाता है। तो दोनों के ही नाम आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है, राज्य के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक कौन थे? तो राज्य के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक हैं आपके केसी सिंह बाबा, और एक कहाँ के हैं? ये उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये आपके यूएस नगर से संबंधित हैं, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यूएस नगर, कौन? केसी सिंह बाबा। नेक्स्ट है, क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी मूल रूप से हैं। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, एक बार शायद बना हुआ है ये यूके ट्रिपल के एग्जाम में। तो क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी मूल रूप से लुआली गांव अल्मोड़ा के निवासी हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका? वर्तमान में पद्मश्री से सम्मानित आपने सुना होगा वंदना कटारिया जी, तो इनके संबंध में आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, तो इनसे संबंधित कि किस जनपद से इनका संबंध है, तो इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने इनको कवर किया है। तो ध्यान रखें, जो हॉकी की खिलाड़ी हैं वंदना कटारिया, इनका संबंध है हरिद्वार से, ठीक है। तो हरिद्वार के हैं वंदना कटारिया, जिनका संबंध हॉकी से, और इन्हें वर्ष 2021 के लिए जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। 2022 में पुरस्कार मिले हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना आप लोग। अगला है क्रिकेटर मनीष पंत, इनका संबंध हरिद्वार से है, और सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल मास्टर शतरंज बने, ठीक है। तो यानी कि इंटरनेशनल मास्टर शतरंज खेल में सबसे कम उम्र में बनने वाले कौन है? परिमार्जन नेगी। परिमार्जन नेगी भी अपने ही स्टेट से, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इनका संबंध किस जनपद से है? ये चमोली जनपद से है, चमोली जनपद के कोलानी गाँव के, ठीक है। तो चमोली के कोलानी गाँव के मूल निवासी परिमार्जन नेगी सबसे कम उम्र में ये शतरंज के खेल के इंटरनेशनल मास्टर बनने वाले व्यक्ति हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, और इसी उपलब्धि के लिए इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2010 में। ये क्वेश्चन बना हुआ है, हाल ही में किसी एग्जाम में बना है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। अर्जुन पुरस्कार कब मिला है? 2010 में। इस बार ज़्यादा संभावना है लक्ष्य सेन से पूछे जाने की। तो ध्यान रखना कि ये आपका इंडियन शटलर है, आपको पता होगा, बैडमिंटन खेलते हैं, अल्मोड़ा जिले से इनका संबंध है, ठीक है। तो अभी हाल ही में जो बर्मिंघम में खेल आयोजित हुए थे, बर्मिंघम में इनने जो बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल थे, स्वर्ण पदक इसमें जीता है। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग देख लेना, नहीं तो मैं अगली जो करंट अफेयर की वीडियो आएगी उसमें कवर कर दूंगा, ठीक है। राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय साहसिक खेल कौन सा? आप लोग जानते होंगे, स्कीइंग है। और स्कीइंग के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? ये है आपका चमोली जनपद में स्थित औली। और औली जो है आपका, ये स्कीइंग खेल के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में आपका स्कीइंग खेल की शुरुआत कब हुई, किसने की, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो औली में जो स्कीइंग खेल की शुरुआत हुई है वो लगभग 1987 1986 के आसपास हुई है। तो इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। और औली में इस बार जो है आपके शीतकालीन जो खेल होते हैं, 38वें राष्ट्रीय खेल जो है शीतकालीन खेल, उनकी मेजबानी भी इस बार फिर से उत्तराखंड को ही मिल गई है। तो औली में ही वो संपन्न होंगे, ठीक है। तो औली अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रखें। ये आपका उत्तराखंड का स्थल है, लेकिन पूरे देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। किसके लिए? स्कीइंग खेलों के लिए। नेक्स्ट देखें, स्कीइंग से संबंधित, स्कीइंग के माध्यम से 40 दिन में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली उत्तराखंड की महिला। तो 40 दिन में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली, वो भी कैसे? स्कीइंग के माध्यम से। ये थी आपकी रीना कौशल धर्मसत्तू, और इनका संबंध किस जनपद से? पिथौरागढ़ जनपद से, ठीक है। धर्मसत्तू है पिथौरागढ़ जनपद, यानी कि ये मुनस्यारी वाला जो क्षेत्र है, तो वहीं के आसपास की हैं, ठीक है। और वर्ष 2009 में इन्होंने एक कारनामा करके दिखाया था कि 40 दिन में स्कीइंग करते हुए, स्कीइंग के माध्यम से दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाली महिला बनी थी। नेक्स्ट है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली देश की प्रथम महिला। तो इनसे तो न जाने कितनी बार क्वेश्चन आता है, अभी भी पटवारी के पेपर में इनसे क्वेश्चन पूछ दिया था डायरेक्टली। तो ध्यान रखेंगे, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली देश की पहली महिला बनी थी बछेंद्री पाल, ठीक है। और बछेंद्री पाल ने कब किया था फतेह? 23 मई 1984 को। ये ध्यान दें भैया, इंपॉर्टेंट है, जब भी आप परीक्षा वाणी पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि इसे 24 मई किया गया है। लेकिन अभी हाल ही में एग्ज़ाम में जो ये क्वेश्चन है पूछा गया था कब चढ़ी थी करके, और आपका जो ये आयोग है, आयोग ने इसे गलत माना था 24 मई को, क्योंकि इन्होंने खुद बताया हुआ है, जो बछेंद्री पाल जी, इन्होंने खुद बताया कि भैया हम तो 23 मई को ही चढ़ गए थे। तो आप लोग ध्यान रखें कि 23 मई, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 23 मई 1984 सही डेट है। 24 मई आपने बचपन से पढ़ा होगा, हम जानते हैं, लेकिन आप लोगों ने अब इसे भूलना है, 23 मई याद रखना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। अगला देखें,
राज्य में पहले शीतकालीन सैफ खेल का आयोजन कब कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखेंगे कि राज्य में जो पहले शीतकालीन सैफ खेल थे इनका आयोजन 10 से 16 जनवरी 2011 में किया गया था। डेट नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ वर्ष पूछा जा सकता है। तो राज्य में पहले सैफ जो शीतकालीन सैफ खेल थे इनका आयोजन 2011 में कहाँ किया गया था? 2 जगह, एक औली और दूसरा देहरादून में। तो जैसा कि मैंने बताया औली बहुत इंपॉर्टेंट है स्कीइंग के लिए या फिर शीतकालीन खेलों के लिए। ठीक है, अगला देखें, राज्य खेल रत्न पुरस्कार। देखो भैया, इससे आगे जो अगली वीडियो आएगी इसमें हम लोग पूरा पुरस्कार के बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें सारी चीज़ें मैं कवर करवाऊंगा कि कौन कौन से पुरस्कार हैं, भारत में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है, राज्य में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, राज्य की पुरस्कारों की कितनी श्रेणियां हैं, किन किन को मिला हुआ है, सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो वो वीडियो अलग से आएगी। अभी के वीडियो में हम लोग केवल देख लेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो राज्य खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? 2013 में हुई है और अभी वर्तमान में इसे देवभूमि राज्य खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता है। तो देवभूमि शब्द इसमें कब जोड़ा गया? ये क्वेश्चन बना हुआ था। देवभूमि शब्द जोड़ा गया है 2015 में। तो 2013 में राज्य खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई, 2015 में इसमें जोड़ दिया गया देवभूमि शब्द। ठीक है, नेक्स्ट और अंतिम फैक्ट देखें, 38वें राष्ट्रीय खेलों यानी कि जो शीतकालीन खेल होते हैं इसका आयोजन कहाँ किया जाना है? जैसा कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, जो 38वें राष्ट्रीय खेल हैं इनकी मेज़बानी उत्तराखंड को ही मिल गई है और ये कहाँ आयोजित होंगे? ये औली चमोली में आयोजित होंगे। ठीक है, और औली में इनका आयोजन 5 से 7 फरवरी को होगा और इसमें विभिन्न प्रकार के खेल जैसे कि आपका स्लैम रेस मैंने बताया था, इस टाइप के खेलों का आयोजन भी यहाँ पे होना है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है कि जो 38वें राष्ट्रीय शीतकालीन खेल थे इनका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो आप ध्यान रखें, उत्तराखंड में चमोली जनपद के औली नामक स्थान पर हो रहा है। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया था औली में आपका जो स्कीइंग है, स्कीइंग की शुरुआत कब से हुई थी? यानी कि स्कीइंग प्रशिक्षण केंद्र, यहाँ से आप इंपॉर्टेंट करके इसे नोट कर लेंगे। औली में स्कीइंग प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत कब की गई? स्कीइंग प्रशिक्षण केंद्र खोला गया था आपका 1986 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रतिवर्ष स्कीइंग महोत्सव की शुरुआत कब की गई? ये 1987 से, यानी कि इसके अगले साल 1987 से प्रतिवर्ष स्कीइंग महोत्सव आयोजित किए जाने की परंपरा यहाँ पे शुरू होगी और तब से यहाँ प्रतिवर्ष स्कीइंग महोत्सव बनाया जाता है शीतकाल में। और किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी और कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये दोनों ही आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे। ठीक है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ध्यान रखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये आपका जो आपका पुरस्कार है राज्य खेल है, इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट परीक्षावाणी संक्षिप्त में कवर किए गए थे वो सारे मैंने कवर कर दिए। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।